तो अभी हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई है क्या? क्वेश्चन आता है व्हाट इज मनी सप्लाई, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई और मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। छोटा सा टॉपिक है तो हम देखेंगे मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई का एस्टिमेट हम लगाते क्यों हैं? अगर मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है, इन्फ्लेशन को रोकना है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो हमें यह जानना जरूरी होगा कि पूरे इकोनॉमी में सर्कुलेशन में मनी कितना है। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि मनी सप्लाई को हम डिफाइन कर लें कि मनी सप्लाई है क्या। तो मनी सप्लाई कहते हैं हम टोटल मनी सर्कुलेशन, टोटल मनी इन सर्कुलेशन एट ए given particular point of time। यानी मनी सप्लाई क्या हुआ कि टोटल मनी इन सर्कुलेशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय वक्त पर, एक निश्चित वक्त पर, एक दिए हुए समय पर जो इकोनॉमी में मनी है उसी को हम बोलते हैं मनी सप्लाई। कहा गया है टोटल मनी इन सर्कुलेशन एट ए गिवन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक दिए हुए समय पर अर्थव्यवस्था में कितना पैसा है उसी को हम बोलेंगे मनी सप्लाई। अब कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, किस किस को हम सप्लाई में रखेंगे, मनी सप्लाई में किस किस को रखते हैं। तो कंपोनेंट आ गया कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो पहला कंपोनेंट है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, नोट या कॉइन का वह हिस्सा जो लोगों के हाथ में है, लोगों के पास में है। इसमें करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक में आ गया पेपर मनी एंड कॉइन्स। यानी वो पूरा पैसा मनी सप्लाई में, वो पूरा पेपर मनी और कॉइन मनी जो लोगों के पास में है वो। और दूसरा आता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट को हम बोलते हैं चेकेबल डिपॉजिट भी, यानी वो पैसा बैंकों में जो हम चेक से कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो मनी सप्लाई के दो ही कंपोनेंट है, एक है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, लोगों के पास वह पैसा जो कैश के रूप में रखते हैं। आमतौर पर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक होता है वो ट्रांजैक्टिव मोटिव होता है। मनी डिमांड करने के तीन मोटिव आपने पढ़ेंगे आगे चल करके, आपके 12th में नहीं है, फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दूं। मनी हम डिमांड करते हैं ट्रांजैक्टिव मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। यानी हमने क्या बोला कि पीपुल डिमांड मनी, डिमांड फॉर मनी, पैसे की हम डिमांड क्यों करते हैं। एक होता है ट्रांजैक्टिव मोटिव, ट्रांजैक्टिव मोटिव। ट्रांजैक्टिव मोटिव मीन्स सामानों को खरीदने बेचने, अपने डे टू डे लाइफ की जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब हम पैसे का डिमांड करते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव या ट्रांजैक्टिव मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव मीन्स अनसीन जो इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं जो हम देख नहीं सकते, बीमार पड़ने का, या हो सकता है भविष्य में कोई ऐसी जरूरत आ जाए जिससे कि हमें पैसे की जरूरत पड़े, तो हम इसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। और एक होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव, स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी, यानी फायदा कमाने के लिए। ट्रांजैक्शन जो मोटिव होती है, ट्रांजैक्शन मोटिव डिपेंड करती है लोगों की इनकम पे,
स्पेकुलेशन जो होती है वो भी डिपेंड करती है इनकम पे। इनकम ज्यादा होगा तो ट्रांजैक्शन के लिए डिमांड ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगा तो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए डिमांड ज्यादा होगा। और स्पेकुलेशन मोटिव जो होती है इसकी जो डिमांड है इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करती है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी तो स्पेकुलेशन के लिए मनी की डिमांड कम होगी, और इंटरेस्ट रेट कम होगी तो लोग अपने पास पैसा ज्यादा रखेंगे। तो ये रहा डिमांड फॉर मनी। चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इस पे ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो हम बोल रहे थे कि हमने पढ़ा हम कि डिमांड करेंसी क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो हमने पढ़ लिया करेंसी के कंपोनेंट्स दो हैं, मनी के कंपोनेंट दो हैं, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, और फिर पढ़ा कि डिमांड डिपॉजिट। अब हमें पढ़ना है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। इंडिया में 1977 से आरबीआई मनी सप्लाई को M1, M2, M3 और M4 के आधार पर डिफाइन करती है। यानी इंडिया में 1977 से पहले अलग डेफिनेशन था, फिर 1998 के बाद अलग डेफिनेशन अडॉप्ट किया गया। हम जिस डेफिनेशन जो हमारे सिलेबस में है, जिस डेफिनेशन की बात हम करेंगे, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की बात करेंगे, वो है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई M1, M2, M3 और M4। M1 है क्या? बेसिकली ये लिक्विडिटी के आधार पर डिफाइन की गई है। लिक्विडिटी क्या होता है? जिससे आसानी से हम कैश में कन्वर्ट सके। तो जो कैश करेंसी है वो सबसे ज्यादा लिक्विड मनी है, उसकी बाद में हम बात करेंगे। पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि आरबीआई 1977 से M1, M2, M3 और M4 को मेजर करती है मनी सप्लाई को। तो इसमें क्या क्या लेती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है M1। M1 बनता है C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब होता है कैश हेल्ड विद द पब्लिक, नगद का वह मुद्रा जो लोगों के पास कैश लोगों के पास है, यानी करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक। सी का मतलब हुआ लोगों के पास जो नगद पैसा है। करेंसी लिख देंगे इसको, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक। पब्लिक में लोग भी आ जाएंगी और संस्थाएं भी आ जाएंगी, ये सभी चीजें आ जाएंगी। तो लोगों के पास इकोनॉमी में जो करेंसी कैश के फॉर्म में है उसको बोलेंगे सी। डीडी को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट दो, या तो आपका सेविंग अकाउंट में होगा या तो आपका करंट अकाउंट में होगा, जिसको हम बोलते हैं कासा, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। यानी डिमांड डिपॉजिट का मतलब यह हुआ बैंकों में वो जमा पैसा जिसको किसी भी वक्त आप चेक से निकाल सकते हैं। यह भी एक तरह का लिक्विड मनी है, बैंक में जमा है, जब चाहे आप चेक से विड्रॉ कर सकते हैं, यानी विड्रॉबल होगा। आपको इसके लिए किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन टाइम लैगिंग नहीं है, आप जब चाहे पैसा निकालें। इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। यानी बैंकों में लोगों की वह जमा जो किसी भी वक्त चेक के द्वारा निकाली जा सकती है, इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, जिसको हम बोलते हैं कासा। या तो करंट अकाउंट में होगा या तो सेविंग अकाउंट में होगा। ओडी को हम बोलते हैं अदर डिपॉजिट। कहीं कहीं लिखा होगा अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। इसका मतलब क्या है? अदर डिपॉजिट में एक तो कॉमर्शियल बैंक की डिपॉजिट होती है, कॉमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक के पास या तो कॉमर्शियल बैंक की डिपॉजिट होगी या तो गवर्नमेंट की डिपॉजिट होगी। कॉमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट की डिपॉजिट को छोड़ के आरबीआई के पास जो पैसा होगा उसको हम बोलते हैं अदर डिपॉजिट। तो आप सोच रहे होंगे कि
इसके अलावा आरबीआई के पास कौन सी डिपॉजिट होगी? तो आप देखिए, अदर डिपॉजिट में आ गया, पहले तो IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, यानी आप अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या और भी जितनी भी संस्थाएं हैं, इनसे जो हम उधार लेते हैं, बारो लेते हैं, करते हैं, वो भी आरबीआई के पास जमा होता है, वो अदर डिपॉजिट में आएगा। उसके अलावा IDBI, ICICI, HDFC, मैं उन डिपॉजिट्स की बात कर रहा हूं। IDBI की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट, हाउसिंग लोन, यानी ये बैंक के अलावा ICICI बैंक अलग है और ICICI अलग है। HDFC बैंक हाउसिंग लोन के लिए एक अलग संस्था है और HDFC बैंक अलग है। क्योंकि मैंने बोल दिया कि ये बैंक के डिपॉजिट नहीं होंगे, इसलिए HDFC, ICICI बैंक के पैसे जमा नहीं होंगे, लेकिन उसके अलावा जो डिपॉजिट्स होंगी ICICI का, HDFC का, IDBI का, वो सब जो आरबीआई के पास जमा होगा वो अदर डिपॉजिट्स का पार्ट होगा। तो आपने देखा M1 क्या बना, C प्लस DD प्लस OD। C मीन्स करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, लोगों के पास जो पैसा जमा है। DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट, यानी वह पैसा, बैंकों का जमा पैसा जो या तो करंट अकाउंट के रूप में जमा है या तो सेविंग अकाउंट के रूप में जमा है। दोनों आप ऑन डिमांड चेक से निकाल सकते हैं। अदर डिपॉजिट में कमर्शियल बैंक की और गवर्नमेंट के डिपॉजिट के अलावा जो पैसा जमा है वो सभी M1 का हिस्सा होगा। कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट के अलावा क्या क्या हो सकता है, विदेशों से लिया गया, हाँ, फॉरेन कंट्री से जब हम लेते हैं, फॉरेन कंट्री से जब हम उधार लेते हैं वो OD का हिस्सा होगा। IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक या और भी जो संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे जब हम उधार लेते हैं वो OD का हिस्सा होगा। या IDBI, ICICI या HDFC, ये जो संस्थाएं हैं, इनके जो डिपॉजिट्स होंगे वो OD का हिस्सा होगा। तो इस तरह से हमने देखा M1 कैसे बनेगा। अब M2 को हम डिफाइन करते हैं। M2 इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। अब M1 का मतलब फिर वही हो गया, C प्लस DD प्लस OD प्लस इसमें क्या जुड़ गया नया चीज, नेट टाइम डिपॉजिट। आपको टाइम डिपॉजिट मालूम है, दो तरह की डिपॉजिट होती है। एक होता है सेविंग डिपॉजिट या चेकेबल डिपॉजिट जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम चेक से निकाल सकते हैं। लेकिन टाइम डिपॉजिट का यहां मतलब यह हुआ कि आपने एक टाइम पीरियड के लिए जमा किया, जिसको हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम बोलते हैं सावधि जमा। यानी ये 6 महीने के लिए भी हो सकता है, 1 ईयर के लिए हो सकता है, 2 ईयर के लिए हो सकता है, या 5 ईयर के लिए, जो एक मैच्योरिटी पीरियड जिसकी होती है, यानी उसके बाद ही आप पैसे को विड्रॉ करेंगे। ऐसे डिपॉजिट को अगर हम M1 में जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा M2। तो M2 क्या हो गया, M1, या M1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे M2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, M2 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD प्लस TD। यानी M2 को लिख सकते हैं करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। और M3 क्या हो गया, M3 इक्वल टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। M3 को हम डिफाइन करते हैं M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, यानी पोस्ट ऑफिस की जो डिपॉजिट होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग बैंकों में भी पैसा जमा करते हैं, टाइम डिपॉजिट। गांव में ज्यादातर लोग अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस में जमा करते थे, सेविंग डिपॉजिट।
सेम उसी तरह से जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, जो चेक से निकाल सकते हैं, उसी तरह से बैंक में पोस्ट ऑफिस के जो पैसे जमा हैं सेविंग डिपॉजिट के तौर पर, उसको हम जब चाहे निकाल सकते हैं। तो M3 को हम कहते हैं M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। और लास्ट है M4, M4 इक्वल टू M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। अब आप देखेंगे कि जो M4 है उसमें ऊपर के तीनों को हमने शामिल कर लिया, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रॉडर कंसेप्ट। M3 और M4 को हम बोलते हैं ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई, ब्रॉडर। और M1 और M2 को हम बोलते हैं नैरो कंसेप्ट, नैरो कंसेप्ट। अब अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी ये है, यानी सबसे ज्यादा तरलता इसमें है, यानी कैश के फॉर्म में तुरंत जो आ जाएगा हमारे हाथ में, वो M1 और M2 है। और सबसे कम लिक्विडिटी M3 और M4 में है। तो दो क्वेश्चन आप याद रखिए। क्वेश्चन ये आ सकता है कि M1, M2, M3, M4 में सबसे नैरो मनी किसको बोलेंगे? आप बोलेंगे M1, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने जो लोगों के हाथ में पैसा जमा पास में है वो पैसा, प्लस बैंकों में जो सेविंग डिपॉजिट के तौर पर पैसा है उसको ही शामिल किया है। ब्रॉडर कंसेप्ट का आएगा, हम लिखेंगे M4। अगर बोलेगा सबसे लिक्विड फॉर्म किसका है तो हम बोलेंगे M1, सबसे ज्यादा लिक्विड ये है, इसमें लिक्विडिटी कम है, सबसे कम लिक्विडिटी M4 में है। तो ये डिफिनेशन है जिस पर आरबीआई 1977 के बाद से डिफाइन करती है मनी सप्लाई के बारे में। उसके बाद 1998 के बाद रेड्डी कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी जिसके आधार पर YB रेड्डी, जिसके आधार पर हम M1, M0, M1, M2, M3 और M4 डिफाइन करते हैं। क्योंकि आगे हायर क्लास में आप पढ़ेंगे इसलिए उसको हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। आप सिर्फ ये याद रखेंगे यहां पर मनी सप्लाई क्या है और मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है। तो आज के लिए इतना ही।